बहुत सारे सवाल मिल चुके हैं। रचित भाई और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजिंदर सिंह जी का सवाल है, वॉर के चलते अंबुजा सीमेंट और जेएसडब्ल्यू कहां तक गिर सकते हैं? सर के कहने से 465 पर बाय किया है, आई थिंक अंबुजा सीमेंट ही किया होगा। रचित भाई आपसे पूछ रहे हैं, ये क्या करना है? अंबुजा सीमेंट मेरे कहने से लिया। पता नहीं, नाम तो आप ही का लगाया है इन्होंने। देखिए अब छोड़ो, किसी आप अंबुजा डिस्कशन में। सीमेंट पर फोकस कर लो रचित भाई, कोई बात नहीं। हाँ मतलब किसी डिस्कशन में लेवल। माला आपसे हटाकर न्यूट्रल जगह रख देते हैं, लेकिन माला आपको नहीं पहना। नहीं नहीं, और किसी डिस्कशन वैसे ही मैं में। बताऊं ना, वहीं चल रहा है। अगर आपको निकालना निकाल दो। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, किसी डिस्कशन में हमने जरूर ये बात हाँ, बोली होगी कि इन लेवल्स पे आता है तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल आपने अगर खरीदा है पोजीशन बना के रखें। मगर इसमें एक स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि निकल के आता है 452 का। और 452 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन बना के रखें। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको एक बार 480 लेवल्स तक आता हुआ दिखे। और अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो आराम से होल्ड करिए। मीडियम टर्म में आपको 508 तक के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला साहब, ये बोल रहे हैं, यूनियन बैंक के 6000 शेयर हैं 200 रुपये के। प्रदीप भाई, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इनका मतलब टारगेट 1 ईयर को लेकर है, क्या टारगेट रखें ये? देखिए 1 ईयर व्यू है तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं उनको दे देता हूँ, वो रहेगा ऑलमोस्ट 162 के आसपास। तो 162 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। लेकिन 1 साल तक तो मिनिमम आपका पेशेंस होना चाहिए ही चाहिए। उससे पहले अगर व्यू है 2-3 महीना तो चलेगा नहीं। 2-3 महीने में यू हैव टू वेट एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर्स। एंड लास्ट वीक एक स्टॉक को लेकर डिस्कशन हुआ था, बलरामपुर चीनी। एंड ये अच्छा चला भी है। आज देखिए हाई भी लगाया था ऑलमोस्ट 518 के आसपास। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा अगर किसी ने भी लॉन्ग करके गया था तो। तो बलरामपुर चीनी यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हो गया ना प्रदीप भाई? टारगेट मैंने और लंबा दिया है, 540 के आसपास दिया है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल शुगर काउंटर सस्टेन नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड टाइम फ्रेम से प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो प्रॉफिट चल रहा है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जाइए। और बाकी अगर किसी को कैरी करना है तो मैं 545 550 तक जाते हुए देख पा रहा हूँ। अभी भी आप होल्ड करके जा सकते हो। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वैसे जो टारगेट दिया था वो बड़ा दिया था प्रदीप जी ने, 540 वाला, वो इंटैक्ट है, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट आप जरूर बुक कर लें तो आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा ठीक हो जाएगा। प्रलय दत्ता साहब हैं वेदांता में, पूछ रहे हैं क्या करना है? 10% प्रॉफिट में हूँ, 1 साल का विजन है। चलो ये अच्छी बात है कि 10% तो प्रॉफिट है, कहीं तो दिख रहा है प्रॉफिट। रचित भाई क्या करें? देखिए अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड करिए। एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इसमें होती हुई दिखेंगी, जिसके कारण से आपको अब मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इसको मेटल, क्रूड सबका बेनिफिट है। और 772 लेवल्स तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 1 साल में 836 लेवल तक जा सकता है। मगर जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा डाइसी है, एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा। 668, 668 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन रखिएगा। बहुत अभी दूर लग रहा है, बट जो मार्केट में आने वाले दिनों में कंडीशन बनती हुई दिख रही है, वो लेवल अगर ब्रीच होता है तो प्लीज इससे निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें और पूरे मार्केट में मैसिव पेन पॉइंट आ सकता ठीक है। रोहित तिवारी जी पूछ रहे हैं, टाटा केमिकल 866 रुपये का लिया हुआ है, और अंबुजा सीमेंट पर बार बार सवाल आ रहे हैं, लेकिन टाटा केमिकल पर पूछते हैं। 866 रुपये का लिया हुआ है, 6 महीने का व्यू है। प्रदीप भाई आपकी राय? देखिए 6 महीने में तो चलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे 6 मंथ पे चल सकता है। सो इट विल टेक सम टाइम जनरली। जब तक ये स्टॉक अगेन 890 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली लेवल पे यहाँ पे कुछ भी चलेगा। और ऑब्वियसली चार्ट देखिए टाटा केमिकल का, वो विकी है, वीकली चार्ट में भी, मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट में भी थोड़ा बहुत अभी नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का कोशिश हो रहा है, थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशंस का कोशिश हो रहा है। लेकिन टाइम लगेगा, 3-4 महीना लग जाएगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अभी सही नहीं है। सो इट विल टेक सम टाइम।
9 ऑलमोस्ट 890 क्रॉस होने के बाद ही यहाँ पे कुछ मूव आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है। अब क्योंकि आपने बाई थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में करके रखा है, तो फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 670 में मेंटेन करना चाहिए। 670 के नीचे कभी भी आता है तो आपको उस केस में वेट नहीं करना चाहिए, एग्जिट ही कर देना चाहिए। लॉयल ह्यूमन बीइंग के नाम से एक आईडी है, ये बोल रहे हैं कि IFCI 60 रुपये का लिया हुआ है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर लिया हुआ है इन्होंने, एरोफ्लेक्स। रचित भाई, अगर आप इन दोनों काउंटर को देखोगे तो एरोफ्लेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। जरा सा मार्केट बाउंस करने की कोशिश करता है, काउंटर तेज हो जाता है, और जरा मतलब मार्केट में अगर अच्छी खासा सेल ऑफ आता है तो उतना नहीं गिरता है। तो ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एरोफ्लेक्स 234 का लिया, IFCI 60 का। सर दोनों पर राय। देखिए सर, IFCI मेरे को बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दे रहा है। कंटिन्यूसली हाई लेवल पर जब भी बात हुई है मैंने यही बात कही है। दो, अभी ये स्टेटमेंट भी आ गया कि 30th एनिवर्सरी जब थी NSE की, कि अभी आपको जो मर्चेंट बैंकर हैं उनका भी अनाउंसमेंट आता हुआ दिख जाएगा और ये सारी चीजें। बट बहुत डिले हो चुका है और इसमें कोई मेरे को स्ट्रेंथ का कारण नहीं दिख रहा है। आपके पास है एक लास्ट एंड फाइनल लेग है 48, उसका स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अपनी अभी मेंटेन कर लीजिए। जैसे ही अप मूव अपना चालू करता है, कहीं भी आपको 65 से 68 रुपए के बीच में एग्जिट मिले, आप एग्जिट अपना रजिस्टर करिए। बहुत ज्यादा इसमें कुछ बिल्डअप होता हुआ दिख नहीं रहा है। एरोफ्लेक्स सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जिस तरीके से चल रहा है वैसे तो देखें कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली और ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 233 लेवल्स पे चल रहा है। थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर है इतने अपमूव के बाद, जिसके कारण से मैं एक चीज आपको कहूंगा, इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर आप बांध के रखें। जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है कहीं 208 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अभी रखें। जिस तरीके से मूव कर रहा है 248 एंड 262 ऑन कार्ड्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है सर SBI पर। प्रदीप भाई, SBI अगर आप देखोगे तो PSU बैंक्स रिलेटिवली बहुत मतलब रिजीलियंट रहे हैं और बेहतर रहे हैं। अगर आप देखो कि उनमें उतनी तेज गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है। सर SBI पर आपका व्यू? देखिए SBI में सर व्यू पूरा पॉजिटिव ही है। प्रॉब्लम बस इसमें ये है कि रिजल्ट इमीडिएटली आने के बाद ना इतना अच्छा बढ़िया हुआ है, शॉर्ट टर्म में बहुत भाग गया है। तो देखिए ऐसा तो एक तरफा रैली नहीं होता मार्केट में, तो नीचे एक बार हेल्दी करेक्शंस में अभी नीचे आया है। मैं ओवरऑल जो SBI एंड PSU बैंक में जितने भी रैली है, आई कंसिडर एज ए हेल्दी करेक्शंस, नथिंग एल्स। अभी भी यहाँ पे कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार हो सकता है, अभी 1106 चल रही है, यहाँ से भी 50-60 पॉइंट का एक बार डाउनफॉल आ सकता है। तो देखिए व्यू क्लियर है। अभी अगर मार्केट में मोमेंटम ढूंढने जाएंगे तो मोमेंटम नहीं है मार्केट में। और बैंकिंग स्टॉक भी अभी एक बार मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी 1000, 1500, 2000 पॉइंट का करेक्शन, दिस इज ए नॉर्मल थिंग। अगर कुछ भी ऐसा अनसर्टेन थिंग आता है तो उसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको थोड़ा और नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि ये खराब हो चुका है, मैं आपको डराऊंगा या आप निकल जाइए, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका मोर देन 12 से 15 मंथ का व्यू है तो। लेकिन अगर आपका 2-1 महीना व्यू है तो अभी चलेगा नहीं। सो अगर आपने अभी भी इसको खरीदा नहीं है तो वेट करके जाइए, स्टैगर मैनर पे नीचे आने पे पार्शल करके थोड़ा बहुत बाय करते रहिए। तो यहाँ पर पार्शियल बाइंग करते रहना ठीक है। और SBI रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। सर जुआरी एग्रो, यहाँ पर आप बताओ रचित भाई। कल हमने देखा था कि एक तो ये जो फर्टिलाइजर से जुड़े हुए शेयर थे, इनमें गैस एलोकेशन को लेकर जो खबर आई थी उसके बाद 10-10, 15-15, 20-20% तक के सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। अरे जेबा जी का सवाल है, इन्होंने 334 रुपये का लिया हुआ है सर, क्या करना है इस पर? रिस्पाइट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसमें भी नहीं देख पा रहा हूँ। और जिस तरीके से पोजीशन है, मैं एक ही चीज कहूंगा, जहां ऊपरी लेवल पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, आप प्लीज वहां पे एग्जिट एक बार कर लें। जिस तरीके से ये पोजीशन है और जिस तरीके से पूरा का पूरा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री अब एक इशू फेस करने वाला है, फर्दर डाउनसाइड ही दिखेगा। हाई लेवल पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे प्लीज। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है किंग के नाम से है, HCL टेक में एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? आज वैसे हम स्टॉक एक्सरे में
सारी आईटी कंपनियों का एक एक्सरे करने वाले, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी आई है। हालांकि उसमें भी HCL टेक इंक्लूडेड है, लेकिन मैं इस सवाल को अलग से भी ले लेता हूँ। प्रदीप भाई, जो रिपोर्ट है मैं उसका थोड़ा सा एक सार बता देता हूँ। वो बहुत बुलिश है आईटी पर। उनका मानना है कि बड़ी अच्छी वैल्यूएशन आ गई है। HCL टेक पर आपका व्यू सर? करंट लेवल पे देखा जाए तो वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक लगता है मुझे। 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ से अभी नहीं चलेगा, चार्ट पूरा खराब है लेकिन सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे ओवरऑल आईटी में बनता है। एंड मैं इसमें बुलिश ही हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखिए एंथ्रोपिक वाला जो मैटर आ गया था ना, वो बेसिकली अनएक्सपेक्टेड था कि इमीडिएटली लेवल पे आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आईटी कंपनी खराब हो जाएंगे और यहाँ से चलेंगे ही नहीं, चलेगा। इट विल टेक सम टाइम। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 1357 का प्राइस है, वैल्यूएशन ठीक ठाक मुझे लगता है। सो बिल्कुल बाई करना चाहिए, लेकिन वही है, नेक्स्ट 2-3 महीना नहीं चलेगा। तो अगर वो आप थोड़ा बहुत वेट करना भी चाहते हो तो वेट करके भी आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सानवी सावंत जी का, NFL। इन्होंने 88 रुपये के लिए हुए हैं, मॉस्चिप 210 के। मैं NFL ले रहा हूँ आपसे रचित भाई, 88 रुपये का लिया हुआ है। चूँकि फर्टिलाइज़र में मूव, आज फर्टिलाइज़र के बड़े सारे शेयर लिस्ट में आ गए हैं हमारे दर्शकों की। सर क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हैं ये? देखिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर आपने इसको प्लेस कर रखा है तो डेफिनेटली इसको मेंटेन करिए, और आपने ऊपरी लेवल पे ले रखा है। कभी भी आपको लोअर लेवल पे ये वापस आता हुआ दिखे और अराउंड 68-64 लेवल्स पे आए, तो और अपनी पोजीशन इंक्रीज करने की आप सोच सकते हैं, ओनली इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म बेट। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रखा है तो आपको क्लियर केस कहूंगा, कहीं भी 82 से 86 की रेंज में एग्जिट मिले, एग्जिट कर लीजिए। आपने कल एक वॉल्यूम बिल्डअप और परसों सारी चीजें होती हुई देखी थी, मगर बेसलाइन एक ही है। जब पूरा सप्लाई चेन ही प्रॉब्लम में आने वाला है तो ये एलोकेशन भी कितना सस्टेनेबल होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। मॉस्चिप, प्रदीप भाई आप काफ़ी इसको क्लोजली ट्रैक करते हो, इसलिए मैंने इस काउंटर को आपके लिए रिजर्व कर दिया था। 210 रुपये का लिया हुआ है। एक हमारी दर्शक हैं सानवी सावंत जी, ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में सर आपको कैसा लग रहा है? मोस्टिव लॉन्ग टर्म में सेमीकंडक्टर थीम में मुझे अच्छा लगता है। अभी चलेगा, अभी नहीं। 222 225 क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो 210 के आसपास का आपका बाइंग है, तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 145 के रेंज पे मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। 225 क्रॉस करने के बाद फिर से यहाँ पे रैली आपको, जो लास्ट टाइम पे आपने देखा 270 286 सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, वो भी लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। बट ये जो थीम है थोड़ा लॉन्ग टर्म है, सेमीकंडक्टर जितने भी स्टॉक्स है तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा यहाँ पे। ठीक है। नितिन कुमार जी हैं, इनका सवाल है बजाज हाउसिंग पर। रचित भाई इस काउंटर पर आपकी राय? काफ़ी पिटा, इसमें प्रमोटर का एक स्टेक सेल भी आया था, उसके 95 रुपये के आसपास। उसके बाद अब ये काउंटर सुस्त जोन में चला गया। सर क्या करें? सर इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि अभी आपने ब्रिगेड का अगर अनाउंसमेंट सुना हो, ब्रिगेड भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जा रहा है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस जो है ना, वो ओवरऑल प्रॉब्लम में ही आता हुआ दिख रहा है। और आप देखें डाउन साउथ हो, वहां से ये चालू हुई है बात, और अब सून एनसीआर विल बी हिट, एंड एनसीआर विल बी हिट हार्ड। जिस तरीके से वैल्यूएशंस बढ़े थे, और इस जो फिएस्को के बाद ले ऑफ्स, तो व्हेन वी टॉक अबाउट हैदराबाद, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंगलोर, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड़गांव, व्हेन वी टॉक अबाउट पुणे, ये पूरे जो स्पेसेस हैं ये आपको प्रॉब्लम में आते हुए दिखेंगे। और हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पीएम आवास योजना है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हुए दिखेंगे बजट के दौरान, वो भी नहीं आए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, या एज फैक्टर ऑफ द मैटर पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अभी कुछ भी टर्न अराउंड नहीं होता हुआ दिख रहा है। फर्दर डाउनसाइड मूव ही आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, कहीं भी 74 लेवल्स पे एक बार ये सस्टेन करे उसके बाद रिवर्सल देगा। अभी यहाँ पे कोई अपसाइड के कारण नहीं दिख रहे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रमन राजपूत जी, शक्ति पंप 646 रुपये की बाइंग है आज। प्रदीप भाई अभी हम थोड़ी देर पहले पंप शेयरों पर बात भी कर रहे थे, क्योंकि वो जल जीवन निगम वाली खबर जो आई है
उसमें सरकार क्या कर रही है कि जल जीवन मिशन में पार्ट 2 लेकर आ रही है और उसमें दिसंबर 2028 तक के लिए उन्होंने स्कीम की मियाद बढ़ा दी है और करीब 19.5 करोड़ परिवार ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाया जाएगा। इस स्कीम पर जो खर्च है करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का होना है। तो आज चूंकि इसमें ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं तो ये सभी कंपनियों में अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। शक्ति पंप, प्रोटो पंप, वाटेक वाबाग, ईएमएस में अपर सर्किट लग गया 20% का। शक्ति पंप सर, इनकी आज चलने के बाद भी खरीद ऊपर की ही है, सर क्या करें? देखिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट हमने भी एक बार कॉल दिया था, मुझे याद आ रहा है, लास्ट आई थिंक एक साल पे मैंने एक दो बार ट्रैक किया था इसको। कॉल दिया था ऑलमोस्ट 850 से, और हमने प्रॉफिट भी बुक कराया था ऑलमोस्ट 1020-25 के रेंज पे। उसके बाद स्टॉक में एक तरफा एक वीकनेस, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला लगातार। 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। इनफैक्ट रिसेंटली वीकली 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है यहाँ पे सपोर्ट लिया है थोड़ा बहुत। 440 के रेंज, 450 के रेंज पे सपोर्ट लेने के बाद देखिए आज ऑलमोस्ट 15% अभी ऊपर है। लेकिन मैं अभी भी बुलिश इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रीवियस लेवल है ना, जब तक वो टच नहीं करेगा, एटलीस्ट जो 890, 900 जो जोन है, प्रीवियस जो रेंज जब तक वहां पे पहुंच नहीं पाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे एक तरफा रैली या तो सस्टेनेबल बाइंग वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा फॉर द फ्रेश बाइंग। अगर ऑलरेडी आपने ऊपर का जोन पे खरीदा है तो मैं बोलूंगा कभी भी अगर आपका बाइंग के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार। और स्टॉप लॉस तो देखिए अभी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू मी 450 के रेंज पे मैं स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। फिर अगर स्टॉक ऊपर आता है आपका बाइंग के आसपास तो आप एक बार एग्जिट हो जाइए। कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी है, लॉस भी है, तो भी एग्जिट हो जाइए। मैं उतना बुलिश हो नहीं पा रहा हूँ। अगर 900 एंड अबाउट सस्टेन होता है तो फिर मैं एक बार इसमें मैं बुलिश फिर से एक बार रिव्यू करना पसंद करूंगा। लेकिन जिस तरीके से एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर रहा है, अभी भी चार्ट में वीकनेस है। आज इनफैक्ट 15% चलने के बाद भी कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। रीना परमार जी हैं, ये पूछ रही हैं सर श्नाइडर इलेक्ट्रिक का रचित भाई 930 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, आधा प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपकी राय पर अभी होल्ड करें या एग्जिट? देखिए श्नाइडर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है थोड़ा बहुत। अभी जो पोजीशन है उसमें होल्ड तो करके रखेंगे, मगर प्रॉब्लम क्या है ना सर कि जब पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ ही प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा तो कैपिटल गुड्स भी कहाँ तक सस्टेन कर पाएंगे। इनको मैं एक चीज कहूंगा कि आपने होल्ड कर रखा है, होल्ड करें। इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर आप लगा के रख लें, क्योंकि पार्शियल आपने प्रॉफिट बुक कर रखा है तो थोड़ा लोअर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ 868 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप इसमें पोजीशन मेंटेन करें। जो क्लियर के स्टैंड दिख रहा है 868 का स्टॉप लॉस, और 868 के स्टॉप लॉस के बाद 952 मैक्सिमम अपसाइड यहां तक एक बार देखने को मिल रहा है। एक बार निकल जाइएगा, क्योंकि पहले हमने इसमें 1000+ लेवल्स देख रहे थे, बट तब ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी जो अब इतनी ज्यादा हार्ड और हेड हिटिंग हो रही है। तो 952 954 लेवल्स पे निकलेंगे और 871 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिएगा। स्टॉप लॉस ट्रिक रखिएगा, वो लेवल टूटा तो पेन पॉइंट बहुत मैसिव है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है चेतन राणे जी का, ऊनो मिंडा में क्या करें सर? बाइंग की हुई है इन्होंने 1200 रुपये पर। प्रदीप भाई क्या करने हैं इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना बहुत, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना थोड़ा प्रेशर बना था, स्टॉक और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। आपको एक बार 1020-25 भी रिविजिट हो सकता है, लेकिन बने रहना चाहिए। आपको मोटा मोटा 1450, 1500 के आसपास भी भाव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू आपको लेके चलना चाहिए। और मेरे बाजू में मेरा एक दोस्त बैठा है, इज एक्चुअली बिग फैन ऑफ रचित सर। तो मेरे को पूछ रहा है कि एक्चुअली रचित सर को आज पहचान नहीं पा रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने उसको उनको बोला कि मैं पूछ लूंगा डेफिनेटली। ये जो हर मंथ पे कुछ ना कुछ धमाका होता है, कभी मूछें बदलना, कभी लुक बदलना, कभी चश्मे बदलना, इसका राज क्या है डेफिनेटली उनको थोड़ा बताइए। नहीं नहीं, रशीद भाई वैसे एक चीज़ तो है, इसमें मैं भी प्रदीप भाई के साथ थोड़ा सा जाऊंगा। आप उनकी शर्ट को पकड़ लेते हो कि शर्ट आज बड़ी चमकदार है, पार्टी में जा रहे हैं, स्पेक्स बदल लिए तो देखो आज पार्टी में जा रहे हैं। ये आपके नए नए लुक किसको दिखाते हो जाकर? नहीं नहीं, दिखाते नहीं हो सर। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा बोरिंग आदमी हूँ, और होता क्या है कि ये जो बोरिंग आदमी है।
तो मतलब आप फिर उसको डायनामिक किसको बोलोगे, जो हर दिन अपने रूप बदल ले? अरे प्रभु सुन तो लीजिए, मैं अच्छा थोड़ा अच्छा। बोरिंग आदमी हूँ और मेरी लाइफ बड़ी मंडेन है। तो मैं यही सब चीजें करके खुश हो जाता हूँ। अब क्या है कि जिस पूरी एक सिस्टम सेटअप में हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। अभी फ्री तो क्या है, प्रदीप भाई हैं, वो शहर भी बदलते रहते हैं। देखिए अभी कितने टाइम से बैंगलोर में आराम से बैठे हुए हैं, नहीं नहीं कभी सर, आप कालकाटा, बात को कभी घुमा रहे हो, बॉम्बे। आप बात को घुमा रहे हो। देखिए हमारा एज है, अभी थोड़ा यंग है, जवानी है, तो थोड़ा लोग बदलेंगे, ड्रेस बदलेंगे, शहर बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेंगे। लेकिन आप जिस एज में अभी हो, हर हफ्ते में अरे आगे चश्मा बदलेंगे, एज शूज मतलब बदलेंगे। क्या छोड़ना हो गए। नहीं नहीं नहीं, रचित भाई, रचित भाई, आपने एक बार बोला था मैं 2003 से हूं शायद मार्केट में, ऐसा बोला था ना, है ना? आप हम तीनों से सबसे पहले आए हो स्टॉक मार्केट में। मैं भी 2005 में आया था जितना मुझे याद है। आप 2003 में आ गए जब तो मैं पढ़ रहा था, सीएफए कर रहा था। सर अब मैं आप भी मुझे ये बचपन बताओ, में ही आ गया था ना। अरे अच्छा, बाल मैं तो मजदूरी सर, वाले, बाल मजदूरी में लग गए थे क्या आप? नहीं सर, आपको बताया तो था, ये इट्स अ फैमिली बिजनेस दैट आई एम इनटू अच्छा एंड आई अच्छा एम अच्छा, थर्ड हाँ हाँ हाँ, जनरेशन ऑफ बिजनेस। चलो बताया वो तो था ठीक है। सर। अरे मतलब वो तो ठीक है। अब ये बताओ, अब देखो, अब आप बचपन से लगे या कभी से लगे, अब सबसे पुराने तो आप ही हो। अब ये बताओ, ये जो नए नए लुक आ रहे हैं ये किसके लिए हैं? अरे आप एक चीज करिएगा विवेक सर, पिछले साल भी सेम टाइम, एक्चुअली क्या है, अब इसका मैं आपको क्लियर डिस्क्लोजर देता हूँ। मैं हूं आदमी गरीब। अब गरीब आदमी क्या करता है, टू प्रदीप व्हीलर भाई पे घूमता डिस्कशन चेंज ही कर देते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं एक बार मैं डिस्कशन, ये गरीब हूँ, गरीब आदमी एक है। बार मैं बोरिंग हूँ। मतलब आदमी सर रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अब क्या बोलूंगा, जब आदमी पहली लाइन ही ऐसी बोल दें, तो वो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे जिसकी हेडलाइन गलत हो, वो न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप जिसकी हेडलाइन गलत हो, फिर उसमें अरे आपको सुन तो पहली लाइन में लीजिए। पता लग जाए। अब कोई अरे जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प को जैसे लोग सीरियसली नहीं लेते, वो कुछ भी मार दे। अब जैसे यही बोल रहे थे आज रचित भाई कि ट्रुथ सोशल पे उन्होंने रिलायंस के लिए लिख दिया $300 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी, तो मैं तो इसको, इस आइडिया को भाई नहीं करता। अब ऐसे ही भाई साहब आप कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं गरीब हूं, कौन मानेगा, कौन आप गरीब हो? अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं सर कहीं भी आता जाता हूं ना, अगर इंडिविजुअली मैं आ रहा हूं जा रहा हूं, तो आई प्रेफर राइडिंग। ये तो सभी को पता है, मतलब आई एम ए राइडर। और होता क्या है सर, जब एक्सट्रीम गर्मी होती है ना, तो मैं बाल ऐसे इसलिए करा लेता हूँ क्योंकि हेलमेट वगैरह में ना बहुत ज्यादा स्वेट करता है। तो उस कंडीशन में क्या है, पीक गर्मी आप छोटे बालों में निकाल लेते हैं तो वो कंफर्टेबल रहता है। अब इसमें मैंने क्या गलत कहा, अब देखिए, तो फ्लाइटों से उड़ने के ये पीछे लाइन बोल देते, ये लाइन बोल देते रचित जी हाँ, पहली बार में, इतना घुमा फिरा के मैं गरीब हूं। अब ये गरीब से बालों का क्या मतलब है? टू मुझे ये व्हीलर का बताओ, मतलब तो गरीबी है। का, गरीबी भला अमीर ज्यादा लंबे बाल रखते हैं या अमीर छोटे बाल रखते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आया, है ना? अरे आप समझे नहीं, वो इसलिए कि टू व्हीलर तो नहीं चलाते ना अमीरजादे। अच्छा 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 अच्छा, और अच्छा, वैसे सर कनेक्शन लेकिन समझिए। अच्छा अच्छा, अब मैं उसमें एक चीज बोलूं, अरे प्रदीप भाई आ रहा हूं आपके पास, अभी आपको ही बोल लूंगा। आज आज इन्होंने खुद ही अपनी टांग मेरे हवाले कर दिए, तो खींच लूं पूरी। अब देखो, इन्होंने खुद अपने प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं गरीब आदमी बाइक पे चलता है और अमीर आदमी गाड़ी में चलता है। आप पे गाड़ी नहीं है, ईमानदारी से बताना। मेरे इंडिविजुअल हाँ, नहीं। आप मेरे से मिलने जब आए थे तो क्या लेकर आए थे महाराज? अरे सर वो तो फैमिली की गाड़ी है। अच्छा, आप ये फैमिली की गाड़ी हो गई ये। अच्छा भाई साहब, हम पे तो फिर कुछ है ही नहीं। ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी फैमिली के दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे करोगे क्या रचित भाई? नहीं नहीं, अब फैमिली के दिए हुए नहीं, आप समझे नहीं सर, मैं चलाता नहीं गाड़ी। मैं आपको अच्छा जो बार बार बात बोल रहा हूँ ना, वो यही बोल रहा हूँ, आई इंडिविजुअली डू नॉट ड्राइव। मतलब आप ये देखिए, मैं प्रदीप भाई के पास पिछले साल स्टार्टिंग में आके गया था, सिक्किम होकर आया था, तो जयपुर से मोटरसाइकिल से ही गया था, वापस मोटरसाइकिल से ही आया था। वो आपकी, मैंने वो लद्दाख किया आपका, मोटरसाइकिल से देखो ही। देखो, अमीरों के जो शौक होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। मैं राइडर हूँ, मैं समुद्र के नीचे जाता हूँ, मैं आसमान में एरोप्लेन से स्कूबा डाइविंग करता हूँ। ये सारे भाई साहब, ये ना, ये जो शौक होते हैं अमीरों के होते हैं, ये गरीबों के नहीं होते। गरीब का ये शौक क्या होता है? मॉल में जाके बर्गर खा ले, खुश हो जाता है।
प्रदीप भाई अब बोलो आप, मैंने जितनी टांग खींचनी थी खींच ली। देखिए जो हमको समझना था वो मैं समझ गया। देखिए आप उनको बोलेंगे बोलेंगे कि फैमिली बिजनेस है, आप उनको पूछेंगे कि आपने बस बाल के बारे में हमने पूछा था, उन्होंने बोला कि मैं गरीब हूँ। तो इसमें समझ में आता है कि आप कुछ भी बोलो आपको घुमा फिरा के आंसर देने वाला है भाई साहब। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मतलब कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी बताएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे जो असली बात है। और असली बात, अरे एक्चुअल में यही बात है सर, नहीं स्वेट नहीं के भाई कारण साहब, किया है, मान क्यों नहीं रचित रहे। जी, रचित जी, अगर ये दुनिया का आपको जो जो लोग जानते हैं, एक भी आदमी लिख के दे देना दिल से कि आप गरीब हो, भाई साहब मैं आपसे कभी जीवन में सवाल नहीं पूछूंगा। मतलब दर्शकों के अलावा, दर्शकों के जो सवाल हैं वही पूछूंगा, आपसे वो नहीं पूछूंगा सवाल। चलो ठीक है, अब दर्शकों के सवाल ही पूछ लेते हैं भाई। दर्शक भी बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हुए हैं अभी भी। डेटा पैटर्न्स में अगस्त 24 के लेवल के आसपास अभी आया है, क्या ब्रेकआउट की तैयारी है प्रदीप भाई? मुकेश जी पूछ रहे हैं। देखिए डेटा पैटर्न ना ऑलरेडी वीकली चार्ट में एक डबल टॉप बना दिया है। एक बार मेरे को लगता है कि ये आपको ना ब्रेकआउट या से इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक बार आपको फिर से थोड़ा री विजिट हो सकता है कि 3250 3100 तक, तो बेटर होगा एक बार वेट करके जाइए। अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं है, और आपने ऑलरेडी देखा है रिसेंटली 3580 से ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ये सेलिंग प्रेशर ना आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे 3250 तक। 3250 तक आएंगे तब आप थोड़ा थोड़ा करके आप एकुमुलेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन अभी नहीं। तो देखिए दो तरह का हमने जब भी बाइंग हमने देखा कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट आता है, एक तो आप स्टार्टिंग में लेते हो, स्टार्टिंग में जब ब्रेकआउट आता है ना वो थोड़ा बहुत कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट पे आता है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद का जो ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है। अब जब रिट्रेसमेंट में भी आएगा तब आप ले लीजिए। अभी ऑलरेडी हमने देखा है कि इससे पहले भी ऑलमोस्ट एक बार ट्राई हुआ था जुलाई 24 में भी, उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 3600 3550 वो क्रॉस हो नहीं पाया था। इस बार भी सेम जोन से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो एक बार वेट करके जाइए, अच्छा कंपनी है, बाकी जिनके पास है बिल्कुल बने रहिए। मेरा मोटा मोटा 12-15 मंथ का टारगेट यहाँ पे बहुत हाई है, 4200-300 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा नीचे इसको बाय कीजिए। ठीक है, तो डेटा पैटर्न्स को थोड़ा नीचे आने पर बाय करना है। उनो मिंडा 1200 की बाइंग है। माफ़ कीजिएगा, ये सवाल हम ले चुके हैं। एक सवाल हमें मिला है अरबिंदो फार्मा पर, अमित यादव जी का है। इस पे राय रचित भाई आपकी? औरो फार्मा। सर देखिए ऑरोबिंदो फार्मा जिस तरीके से चल रहा है, कल भी एक अच्छे अपमूव में था। अभी ये मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। मेरी समझ से इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप कंफर्टेबली कंटिन्यू करें, क्योंकि फार्मा एज अ स्पेस एक ऐसी चीज है जो अभी भी इस पर्टिकुलर फिएस्को से अनटच्ड है। 1424 एंड इवेंचुअली 1488 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मगर जरूरी हो जाता है, जो कि थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि इतने अपमूव के बाद अभी कोई नियर टर्म सपोर्ट वैसे नहीं दिख रहा है। 1198 के सपोर्ट के साथ कंटिन्यू करें, और अभी इसमें फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक सवाल मिला है अनंत राज पर, किंग जी हैं, 520 की बाइंग है, एवरेज कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? प्रदीप भाई? ऑब्वियसली एवरेज हम करके जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जिस तरीके का चार्ट है, मार्केट इन्वायरमेंट जिस तरीके का अभी सिचुएशन है, एक बार और थोड़ा नीचे एवरेज करेंगे। 482 अभी चल रहा है, 425 415 415 425 से इस रेंज पे एवरेज करना है। क्योंकि अगर अगर आपको एवरेज ही करना है तो और थोड़ा नीचे आने दीजिए, तो आपका कॉस्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पूना वाला पर, पूना वाला 450 की एवरेज के लिए हुए हैं विशेष मंत्री त्रिपाठी जी ने। सर एवरेज करें या निकल जाएं? रचित भाई? रचित भाई म्यूट 416 रुपए हाँ ये चल हाँ रहा है। जी जी। अभी थोड़ा सा पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे इसमें। मेरे को इसमें सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 382 लेवल्स। मैं समझ रहा हूं अभी इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है और 200 डे मूविंग एवरेज है 448 और 444, एक बार टेस्ट करने के लिए किसी भी मार्केट बाउंस बैक में आपको देखने को मिलता है। चाहे तो एक बार निकल जाए। इस पूरे स्पेस में रिस्पाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में भी कहा था कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस तो अब प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। हायर लेवल पे प्लीज एग्जिट करें। ठीक है। ओसवाल पंप
इसको बाय करें तो क्या लेवल सही रहेगा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए? प्रदीप भाई, अभी हमने पंप वाले शेयरों की बात की थी, रोटो पंप और शक्ति पंप, ओसवाल पंप पर और बताइए सर, इसमें क्या करना चाहिए? सर मेरा ना ये चार्ट में पूरा वीकली डेली मंथली तीनों ही नेगेटिव है। बाकी ये जो आज बाउंस बैक आया है दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। कोई भी ट्रेंड जब नीचे होता है उसके बाद थोड़ा बहुत मूव होता है तो दैट्स कॉल्ड पुल बैक एंड डेड कैट बाउंस। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे पुल बैक में आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, बिकॉज देखिए एक तरफा लगातार स्टॉक नीचे आ रहा था। रिसेंटली टॉप बनाया था ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास ही लास्ट ईयर 850 के ऊपर टॉप बना के एक तरफा नीचे। तो अभी एक दो दिन ऊपर आने से वो अब बाइंग यहाँ पे आपको अगर आता है वो उसमें ट्रैप में नहीं फंसना है। तो इसीलिए एक बार पूरा सेक्टर ही, एक बार पूरा काउंटर ही एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एट व्हाट कॉस्ट के नाम से आईडी बना रखे, इन्होंने कहा रोज उठो, डे हाई से सेल ऑफ देखो, डे लो लगाओ और सो जाओ। ये एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा कि रोज उठो पिटो और सो जाओ। अब देखिए, वैसे हंसना नहीं चाहिए हमें मार्केट की दुखद स्थिति में। देखिए लोग परेशान हैं, हम भी, मतलब देखो हमारे भी अपने वो रहते हैं भाई, म्यूचुअल फंड के किसी में इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन अब हंसे, मतलब कितने दिन तक रोएगा आदमी, कितने दिन तक एक चीज के लिए रोएगा? तो अब वो जो ना सदमा हंसी में बदल गया है, क्यों रचित भाई? नहीं नहीं, और ये बहुत क्लियर केस है, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली। मतलब अब तो क्या हो गया विवेक सर, एक टाइम था जब हम लोग ना ओवरनाइट भी देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आजकल कई कबार इतना ज्यादा इरिटेशन हो जाता है जब वो क्रूड का, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 17% का उसने डाउन ट्रेड दिखाया था, एंड रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग दोनों खुल के देख रहा हूं, नन ऑफ देम वर मेकिंग सेंस। इतना इरिटेशन होने लग गया है ना, क्योंकि मार्केट अब लेवल से तो चल नहीं रहा है, ट्रुथ सोशल और ट्वीट से चल रहा है। अब आप लिटरली सर झूठ झूठ ट्वीट करने लग गए हैं, इसकी तो एक लेवल ही अलग हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, हम इस शो में बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि माइंस बिक चुकी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में। अब अगर आप ये देखिए माइंस बिक गई हैं, इसका सबसे बड़ा क्या होगा? एक तो शिप मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। शिप मूवमेंट के अलावा कोई ये बात अभी तक नहीं कर रहा है सर, और ये बात करने के लिए हम बचेंगे नहीं अगर ये सिचुएशन हो गई। इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी वहां से जाती है। अगर माइंस ब्लास्ट हुई, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका बैंकिंग ब्रोकिंग सब एट हॉल्ट, बैठे रहिए। तो ये क्या हो रहा है, दुनिया ही समझ के बाहर हो गई है सर। मतलब मार्केट अब तो, पहले हुआ करता था कि हम लेवल्स की बात करते थे, हम बातें करते थे फाइनेंशियल्स की। अब तो ट्वीट और ट्वीट सोशल पे चल रहा है, कहीं कुछ बॉम्ब गिरता है, यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको एक क्लियर केस बोलूं सर, आज आप एक बार एचडीएफसी बैंक खोल के देख लीजिए, चार्ट खोल के देखिए। एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ना सोने का भाव है एचडीएफसी बैंक, मगर आज भी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एलडीआर रेशियोस पहुंच गए 99 पे। क्योंकि हमें यह पता लग रहा है कि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, अगर आरबीआई टाइटनिंग पे आ गया तो एचडीएफसी बैंक पे इतना बड़ा डेंट पड़ेगा जिसकी हद नहीं है। हिम्मत नहीं हो रही है सर खरीदने की, इतने परेशान हो गए हैं, और इतने लोअर लेवल पे इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, तब भी मुंह से ये निकल रहा है अभी दूर रहो। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। रचित भाई, आज हो आप 12 बजे तक? नहीं नहीं सर, मेरे को तो निकलना है। मैंने अरे आपको सर आप व्हाट्सएप, आज आज जो खिंचाई आपने किया है रजिस्टर और रहेंगे क्या? नहीं, अरे एक्चुअली, खिंचाई नहीं, एक्चुअली है एक्चुअली क्या, मैं मैं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं 7:30 एक, बजे से बैठा हूँ स्क्रीन के सामने। नहीं वो ठीक है, सर अभी 7:30 15, बजे से नहीं नहीं, मैं कंटिन्यूस चल देखता रहा हूँ हूँ। रचित सर को, अभी देखता हूँ रचित सर बहुत अभी बिजी है। मतलब पहले थोड़ा फ्रीक्वेंसी सर का कम था, अभी तो मैं बिजी हो गया हूँ तो मेरा रचित फ्रीक्वेंसी भाई मैंने आज कम 12 कर बजे दिया। तक रुक जाओ, उसकी एक स्पेशल वजह है। जैसा आप हुक्म करें। अच्छा, वो इसलिए कि अंशुल जी भी आ रहे हैं। ओहो। आने दीजिए, मजा आएगा। आज आज सुबह ही वो मेरे को बोल रहे थे। क्या? अरे हुआ क्या सर, रिलायंस ऊपरी लेवल पे था, हाँ 1424 1430 उनका प्लस था। हाँ मैंने एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे थे,
मैंने वहां पे बोल दिया कि रिलायंस अब इस लेवल से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाँ। फिर क्या हुआ, आज ये न्यूज आई, मैंने कहा एक बाउंस आ सकता है, प्री ओपनिंग में बोल दिया रिलायंस बाय कर सकते हैं। बोलते मेरा रिलायंस बिकवा के अब तू रिलायंस बाय कैसे करवा रहा है भाई, पहले तो ये बता। मैंने कहा अरे भाई ये न्यूज तो आज आई है, अब इसमें मैं क्या करूं। बोले ये डबल टोपीबाज आदमी है, कुछ भी बोलता है। ठीक है, अभी देखो उनके मैसेजेस आए तो मैंने कहा रचित भाई की थोड़ी खिंचाई चल रही है, आज थोड़ा हम परेशान कर रहे हैं पहली बार। तो वो बोले रुको पहली मैं भी आ रहा हूँ, बार। वरना तो अक्सर आप ही टोपी पहनाकर चले जाते हो ना। तो वाह जी वाह, मैं टोपी पहना। तो चलो ठीक है, अभी उनका नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उनकी एक मीटिंग आ गई, तो कोई बात नहीं। तो कोई रचित भाई आज आप बच गए, वरना अंशुल जी से थोड़ा सा और आपके साथ थोड़ा सा गोष्ठी अरे करा देते। उनके साथ तो अलग ही सीन हो रहा है, वो अलग ही सीन पे आ गए। बोलते मेरा शेयर बिकवा दिया और अब तो घर वाले भी इसको फॉलो करने लग गए हैं। हाँ, आके बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। घर वाले बोले शेयर बेचो, आटा दाल चावल चीनी लेकर आओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे शेयरों की। और बोले जिस तरीके से बोले जा रहा है उस तरीके से हो रहा है तो डर और लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब 12 बजे तक रुक जाओ, कोई बात नहीं, वैसे हंसी मजाक करते रहेंगे। अच्छा, एक हमारे साथ दर्शक हैं अभिषेक सिंह साहब, ये पूछ रहे हैं प्रदीप भाई पीपीएल फार्मा 191 रुपए की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रखें, एवरेज कर सकते क्या? पीपीएल फार्मा अभी 158 के रेंज पे चल रहा है। जब तक ये 186 190 को क्रॉस करके नहीं होल्ड करता ना, तब तक सर यहाँ पे कुछ भी जो सस्टेनेबल बाइंग है वो आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट सपोर्ट रिसेंटली लिया था 147 से, लेकिन आई बिलीव अगर फिर से प्रेशर आता है फर्दर तो 147 भी ब्रेक हो सकता है। इसीलिए मैं अभी होल्ड करने का या तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाई करना एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तो आप मेक श्योर 185 190 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं है, एक तरफा डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 306 का टॉप बनाने के बाद नवंबर 2024। तो 2024 5 और अभी देखिए ऑलमोस्ट मार्च 11 तारीख है, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही ये चल रहा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं स्विंगर के नाम से आईडी बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं सर ज्योति लैब 230 रुपए का लिया हुआ है, स्टॉप लॉस दिया है, अर्ली एग्जिट करें कि चांस हैं बढ़ने के, 255 पर इनकी शायद बाइंग है। सर माफी चाहूंगा, स्क्रिप्ट का नाम मिस हो रहा है एक्चुअली, सर मुझे लग ज्योति रहा है लैब, इंटरनेट। ज्योति लैब। ज्योति लैब। हाँ। सर ज्योति लैब जिस तरीके से अभी पोजिशन्ड है 238 लेवल्स पे चल रहा है सर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्टेड है। इनको एक बार इसका रिजल्ट का थोड़ा सा वेट करना होगा। अंडर परफॉर्मेंस इसका रिजल्ट टाइम से ही चालू है और नंबर्स अगर सपोर्ट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन के लिए अब इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पे हो सकता है आपको एक बार 210 रुपए तक भी एक बार जाता हुआ दिखे। नंबर्स का सपोर्ट आने दीजिए, नंबर्स का सपोर्ट आने के बाद इसको एक बार सस्टेन करना होगा 256 के ऊपर, उसके बाद 300 प्लस लेवल्स पे जाएगा। ये पूरा का पूरा डाउन साइड और अपसाइड में आपको 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक बात है। एक सवाल मिला है हमें, एचडीएफसी बैंक पर बाय किया है टुडे, कैन आई मेक प्रॉफिट ऑन इट? अरे वाह, प्रदीप भाई इसमें प्रॉफिट ले लें आज इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक में? ऑब्वियसली अगर आपने एचडीएफसी बैंक बाय करके प्रॉफिट में आप हो तो डेफिनेटली यू शुड बुक ये योर बाय करके प्रॉफिट। प्रॉफिट में कैसे हो सकते हैं आज? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा डील है, हो तो गई है। सेल करके प्रॉफिट में तो ठीक है, लेकिन बाय करके प्रॉफिट में कैसे? ये तो सारा चार्ट ही खराब हो रखा है। एचडीएफसी जी बैंक ने बिल्कुल, तो आई उल्टा थिंक उन्होंने मार्केट कुछ खराब कर रखा है। या उन्होंने कुछ मिस्टेक किया होगा। देखिए अगर आप बाई चांस प्रॉफिट में है और 2 4 दिन का अगर आपका व्यू था तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आई थिंक उनका कोई मिस्टेक हुआ है। आई थिंक सेल किया था उन्होंने, सेल करके प्रॉफिट में है, क्योंकि 830 का डे लो था, 832 चल रहा है अभी। लेकिन अभी जो रजित सर बोल रहे थे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक और ऐसे बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज है जो मार्केट में अभी अच्छा पोजीशन में है, वैल्यू जोन पे है, फेयर वैल्यू में, लेकिन बाय करने का हिम्मत नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ठीक नहीं है।
और ये जो वार स्टार्ट हुआ है ना, ये कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। सो कहीं ना कहीं और थोड़ा रिस्क ओपन हो सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है वही रहिए, और अभी भी फ्रेश बाई करने का टाइम नहीं आया है जी। देखो नैन्सी जी क्या बोल रही हैं, रचित भाई दिल के अमीर रचित सर ने बोला कि सेमीकंडक्टर चिप्स सप्लाई शॉर्टेज है। अब देखो आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, दिल के अमीर, ठीक है। उन्होंने बोला है वो पूछ रही हैं आपसे कि सर बेल राइज में उन्होंने 195 रुपये पर लास्ट वीक प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी री एंटर कहाँ करना है? सर देखिए, ये ना एक इसको ऐसा समझ लेते हैं, मैं चिपसेट शॉर्टेज की बात क्यों कर रहा हूँ। एक मिनट लूंगा सर। सर देखिए क्या था, कतर से हीलियम नेचुरल गैस निकलती है। ताइवान प्रिसिशन चिपसेट में 90% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। 24 वीक्स के बैकलॉग पे अभी ताइवान बैठा था। ऑप्टिमम सिचुएशन में यूजुअली 3 से 4 वीक्स का बैकलॉग रहता है। रिकलेक्ट करवाऊंगा सर, 2020-21 में चिपसेट शॉर्टेज में कितनी प्रॉब्लम हमने देखी थी। अगर ये आपकी गैस सप्लाई चालू नहीं होती है, ताइवान इज क्लियरली स्टेटिंग कि ये जो आपका बैकलॉग है ये 48 वीक्स से 52 वीक्स, 1 साल तक भी जाने का दमखम रखता है। तो जहां तक ऑटो एंसिलरी की बात है या ऑटो इंडस्ट्री की बात है, एक नॉर्मल गाड़ी में अराउंड 1,000 चिप लगता है, ये ईवी में 5,000 लगता है। एसी में भी आप देखिए 2 पीसीबी लगने लग गए हैं, इनर आउटर दोनों में बहुत चिप्स लगते हैं। हमारा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फोन कंप्यूटर लैपटॉप एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय चिप्स। पूरे प्रोडक्शन को एट फॉल्ट लाने की ताकत रख रहा है, इसीलिए हम ऑटो स्पेस में बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। हम clearly आपको एक चीज बोलेंगे, अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी सी सिचुएशन जब तक रिलैक्स नहीं होती है, क्योंकि गैस हो, क्रूड हो, आपका और एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो हो, आपका इंटरनेट हो, आपका चिपसेट हो, सब कुछ एट स्टेक आ रहा है। अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा शांति से एक बार देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि सर मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे अब एक और डर लग रहा है। हमारी जो इंटरनेट की पूरी लाइन है ना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से होकर आती है। अगर वहां पे भी उन्होंने माइंस लगा दिए हैं तो पता नहीं कब क्या हो जाए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बनने वाली है।